देखिए दोस्तों, आप लोग अगर वीडियो देख रहे हैं तो वीडियोस को लास्ट तक देखा करिए और आप लोग छोटे मोटे यूट्यूबर को थोड़ा सा सपोर्ट करिए, क्योंकि हम लोग भी दोस्तों इतना मेहनत करते हैं, जब इसका व्यू के रूप में फल नहीं मिलता है तो बहुत बुरा लगता है। तो प्लीज़ एक बार आप लोग लास्ट तक देखा करिए और अधिक से अधिक अपने दोस्तों में शेयर भी करिए और वीडियो देखना तो प्लीज़ लाइक करिए। दोस्तों स्वागत है आपका विद्या स्मार्ट कोचिंग क्लासेस में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं 9 जनवरी 2023 के आपके ऑनलाइन एग्जाम में जो पेपर आया हुआ था उसी को हम लोग इसमें सॉल्व करेंगे। ओनली एनसीईआरटी के जो प्रश्न पूछे गए थे उन्हीं प्रश्नों को हम लोग अभी सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चलिए ज़्यादा देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले बता दें, अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए फटाफट जो है कि हम लोग इन प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। और इस तरह के प्रश्न जो है दोस्तों आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, जो मैं अभी मैप से रिलेटेड लगाया हूँ। और इस मैप से रिलेटेड प्रश्न की एक वीडियो सीरीज जो है कि मैं आधा घंटे का 45 मिनट का बना चुका हूं, जिसको अगर आप नहीं देखे हैं तो मैप से रिलेटेड जो प्रश्न आते हैं उसको जाकर के देख लीजिए और देखिए ये खुद ऐसे ही प्रश्न इसमें आए हुए हैं, ठीक है। तो सबसे पहले पेपर को पढ़ते हैं। पेपर के पहले प्रश्न में क्या पूछा गया? भारत की राजधानी की स्थिति के सापेक्ष लखनऊ जो कि उत्तर प्रदेश की राजधानी है और जयपुर जो कि राजस्थान की राजधानी है की दिशा क्रमशः होगी। कह रहा है कि दोस्तों दिल्ली की यानी दिल्ली से भारत की राजधानी कहाँ है? सबसे पहले तो ये समझना पड़ेगा भारत की राजधानी कहाँ है? दिल्ली, ठीक है। और दिल्ली के सापेक्ष पहले लखनऊ की और उसके बाद जयपुर की लोकेशन क्या होगी यही बताना है। तो इमेज में देखेंगे दोस्तों तो यहां जो है हमारे उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ स्थित है और ये जो है राजस्थान की राजधानी जयपुर स्थित है, जो मैंने पॉइंट किया हुआ है, ठीक है। अब यहां से देखेंगे दोस्तों ये जो है आपकी दिल्ली है। अब इस दिल्ली से हम लोग एक जो है कि लोकेशन वाला बनाएंगे, सिंबल लोकेशन वाला बना दीजिए। इधर होता है पूर्व, इधर होता है पश्चिम, इधर होता है उत्तर, इधर होता है दक्षिण। अब यहाँ जो है कि हम लोग लोकेशन मिलाएंगे। सबसे पहले देखेंगे इसका लखनऊ का, तो यहाँ जो लखनऊ स्थित है और ये साउथ और ईस्ट में स्थित है। किधर? साउथ और ईस्ट। साउथ का मतलब होता है दक्षिण और ईस्ट का मतलब होता है पूर्व, दक्षिण पूर्व में। और ये देखेंगे दोस्तों तो ये साउथ वेस्ट में यानी दक्षिण पश्चिम में। अब प्रश्न के अनुसार देखेंगे प्रश्न में सबसे पहले किसका पूछा हुआ है, तो सबसे पहले कह रहा है लखनऊ और जयपुर। तो सबसे पहले लखनऊ का देखेंगे तो लखनऊ का दक्षिण पूर्व है, फिर ये दक्षिण पश्चिम है, यानी ऑप्शन में बी वाला ऑप्शन आपको मिल रहा है। तो ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अब आगे चलते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। देखो, एक अध्यापिका की नियुक्ति हुई है कहाँ? महाराष्ट्र में, और विद्यालय में गई हुई है और वह एक भोजन के विषय में पढ़ा रही हैं। वह भोजन है भरली बांगी। उस भोजन का नाम है भरली बांगी और उसका एक उदाहरण देती हैं और वो किससे बना है यही बताना। तो देखो भरली बांगी जो होता है दोस्तों ये महाराष्ट्र में खाया जाता है और ये बैगन से बनता है। बैगन को फाड़ करके दोस्तों उसमें मसाले वगैरह भर करके अलग अलग प्रकार के मसाले भर के उसको बनाया जाता है और ये छोटे छोटे भरवा बैगन से बनते हैं, इसीलिए इसे भरली बांगी के नाम से जाना जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए वाला हो जाएगा, ठीक है। देखिए दोस्तों, आप लोग अगर वीडियो देख रहे हैं तो वीडियोस को लास्ट तक देखा करिए और आप लोग छोटे मोटे यूट्यूबर को थोड़ा सा सपोर्ट करिए, क्योंकि हम लोग भी दोस्तों इतना मेहनत करते हैं, जब इसका व्यू के रूप में फल नहीं मिलता है तो बहुत बुरा लगता है। तो प्लीज़ एक बार आप लोग लास्ट तक देखा करिए और अधिक से अधिक अपने दोस्तों में शेयर भी करिए और वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ लाइक करके जाइएगा, ठीक है। अब देखिए, पंछियों के पंख विभिन्न रंग के होते हैं, आकार एवं माप के भी होते हैं, ठीक है। और इनके पंख उन्हें उड़ने में सहायता करते हैं और उसके अलावा और क्या करते हैं, इसको पूछ रहा है। तो देखो बहुत सारे पक्षी होते हैं तो उनके पंख जो होते हैं अलग अलग कलर के होते हैं, लेकिन उनसे पंखों से क्या किया जाता है? उड़ा जाता है। लेकिन उसके अलावा और क्या करते हैं? विभिन्न प्रकार के भोजन खाने में सहायता करते हैं। गलत। देखो एनसीईआरटी में आप पढ़ेंगे तो लिखा रहेगा कि जो पक्षियों के पंख होते हैं उन्हें गर्म करने में उनकी सहायता करते हैं और उनको जल रोधक बनाते हैं, यानी उनके शरीर पे पानी उतना नहीं जाएगा क्योंकि पंख जल रोधक होते हैं। तो ये जो है कि दो इसमें ऑप्शन सही हो जाएगा, बाकी सब गलत हो जाएंगे, यानी बी और डी सही है। बी और डी दूसरे ऑप्शन में सही है, तो इसका आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। ज्यादा टाइम नहीं लेंगे हम लोग क्योंकि ज्यादा प्रश्न में कुछ है नहीं। अब देखो, जो पशु अंडे देते हैं उसकी क्या विशेषता होती है? तो देखिए, जो पशु अंडे देते हैं एनसीईआरटी में साफ साफ लिखा है कि जो पशु अंडे देते हैं
उनके कान बाहर नहीं दिखाई देते हैं, उनके कान बाहर नहीं दिखाई देते हैं, उनके शरीर पे बाल भी नहीं होते हैं, वे पशु अंडे देते हैं। और जिनके बाहरी कान दिखाई देते हैं और उनके शरीर पर बाल भी होते हैं, वो क्या करते हैं, बच्चे देते हैं। तो ये जो है कि दो कंसेप्ट है, दो कंसेप्ट को याद रखिएगा। तो इसका कौन सा हो जाएगा, उनके बाहरी कान होते हैं, शरीर पर बाल नहीं होते, गलत है। उनके आंतरिक कान होते हैं, यानी अंदर कान होते हैं और शरीर पर बाल नहीं। इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी वाला आंसर हो जाएगा, उनके आंतरिक कान होते हैं और शरीर पर बाल नहीं होते। अब आगे चलते हैं। उस पहली भारतीय महिला का नाम जिन्होंने एवरेस्ट पर्वत की चोटी पर कदम रखा और राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा गाड़ा तथा कई फोटो खींचे। देखो पूछ रहा है कि माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने वाली पहली जो है कि महिला कौन थी। तो हम लोग जानते हैं दोस्तों, एनसीईआरटी में खूब पढ़े हुए हैं कि बछेंद्री पाल जो है भारत की पहली महिला और विश्व की 5वीं महिला जो है कि माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने वाली थी। ठीक है, जो है कि किसके बारे में बात किया जा रहा है, बछेंद्री पाल के बारे में। ठीक है, अब देखिए, अब आगे जो है कि बछेंद्री पाल से जो है कुछ रिलेटेड प्रश्न एनसीईआरटी के हम लोग देख लेते हैं, एनसीईआरटी में कैसे इनके बारे में लिखा हुआ है। तो देखेंगे, नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेरी, ये कहाँ है, उत्तराखंड में है। और पर्वतारोही भाषा में रैपलिंग का अर्थ मतलब होता है वापस उतरना। और बछेंद्री पाल एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम तथा विश्व की 5वीं महिला बन गई। 1984 में इनको चढ़ने के लिए चुना गया था। और नेपाल में माउंट एवरेस्ट को सागर माथा के नाम से जानते हैं। 23 मई 1984 को 1:07 पर 8900 मीटर ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर बछेंद्री पाल पहुंची और वहां 43 मिनट तक रही थी। ठीक है, तो ये इनके बारे में है, ये याद रखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन मणिपुर के संबंध में सही है। देखो मणिपुर के बारे में पूछ रहा है दोस्तों, तो मणिपुर के बारे में देखो कह रहा है मणिपुर का अर्थ है रत्नों की भूमि। तो देखो मणि का अर्थ होता है रत्न और पुर का अर्थ होता है भूमि, तो ये तो सही है। फिर देखो लावड़ी जो है दोस्तों मणिपुर का लोक नृत्य है। तो देखो लावड़ी जो है ये महाराष्ट्र का नृत्य है। लावड़ी जो है दोस्तों ये महाराष्ट्र का है, तो ये जो है कि गलत हो जाएगा। लोकटक झील गोलाकार तैरने वाले दलदलों के लिए जानी जाती है, जिन्हें फुमदी कहा जाता है। तो देखिए तैरती हुई झील कहाँ है दोस्तों, मणिपुर में, और ये जो है कि आंसर यहाँ सही है। फिर कह रहा है मणिपुर बांस के उत्पादन के लिए। तो बांस के उत्पादन के लिए मणिपुर नहीं दोस्तों मिजोरम जाना जाता है। बांस के उत्पादन के लिए मिजोरम प्रसिद्ध है, यानी ऑप्शन में ए और सी सही है। तो ए और सी जो है कि चौथा नंबर विकल्प है, तो इसका आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं। कार्य एक ऐसी चीज है जिसे हम करते हैं, किस लिए करते हैं। देखिए काम करने का हम लोग जैसे दिन भर मजदूरी करते हैं, तो हम लोग किस लिए करते हैं, यश कमाने के लिए करते हैं, पैसा कमाने के लिए करते हैं। क्या करते हैं हम लोग, पेट का भरण पोषण करने के लिए, और जो हमसे रिलेटेड जो हमारे सदस्य हैं उनको जीवन भरण पोषण करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, दिन भर रात दिन काम करते हैं। तो स्वयं और अन्य लोगों को सहारा या भरण पोषण देने के लिए कार्य किया जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, स्वयं को अन्य लोगों का सहारा देने के लिए, यानी केवल सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अब अगला प्रश्न देखते हैं। हाथियों के झुंड के बारे में पूछा जा रहा है दोस्तों। तो हाथियों के झुंड से रिलेटेड हम लोगों को प्रश्न, आप लोगों को पता होगा कि हाथी जो होते हैं झुंड में रहते हैं, और एक झुंड में 10 से 12 हाथियां होती हैं, और उसमें नर जो हाथी होते हैं 14 से 15 वर्ष तक ही रहते हैं। उसके बाद वो बच्चों के रूप में वहां से क्या बाहर चले जाते हैं, और झुंड में कोई नर हाथी नहीं होता है, वो बच्चे ही नर हाथी होते हैं, उसके अलावा कोई नर हाथी नहीं होता है झुंड में। बड़े नर हाथी, वयस्क नर हाथी नहीं होते हैं, और हथनियाँ ही इसकी क्या होती है, मेन सदस्य होती हैं। और एक दिन में एक वयस्क हाथी 100 किलो तक भोजन कर सकता है, झाड़ियाँ और पत्ते खा सकता है। और 3 महीने का जो हाथी होता है उसका वजन दोस्तों 2 कुंटल होता है, यानी 200 किलो होता है। तो यहाँ देखेंगे उनके झुंड में हमेशा 2 या 2 से अधिक नर हाथी होते हैं, गलत, नर हाथी नहीं होते हैं। उनके झुंड में सारे नर हाथी होते हैं, गलत, उसमें हथनी होती हैं। नर हाथी झुंड के साथ 14 से 15 वर्ष तक ही आयु तक रहते हैं, और उनके झुंड में केवल मादाएं और तथा हाथियों के बच्चे होते हैं, यानी सी और डी ऑप्शन आपका सही है। तो सी और डी आपका आंसर सही है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। 9 वाला प्रश्न है, कक्षा 5 के पाठ्य पुस्तक में गोलकोंडा किले का मानचित्र दिया गया। ठीक है, और उसमें 1 सेंटीमीटर बराबर 110 मीटर बताया गया। तो बताओ उसमें 15 सेंटीमीटर की दूरी, यानी 15.2 सेंटीमीटर की दूरी कितना स्थानों के बीच की दूरी को दिखाएगा। तो देखो 1 सेंटीमीटर बराबर कितना है, 1 सेंटीमीटर बराबर 110 मीटर।
ठीक है। इसलिए 15.2 में कितना हो जाएगा 110 गुणे 15.2। तो जब इसका आप गुणा करेंगे दोस्तों तो 1672 मीटर आएगा। कितना आएगा 1672 मीटर। और इसमें आंसर आपका किलोमीटर में दिया है, तो 1 मीटर में हम लोग जानते हैं 1000 मीटर होता है, तो 1000 से भाग देंगे तो ये जो हो जाए 1.672 किलोमीटर। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा 1.672 किलोमीटर। ये आपका आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, इसमें कुछ नहीं करना है, बहुत आसान प्रश्न है। अब 10वां देखते हैं। सोना की सहेली तारा मिजोरम से है, तारा को हिंदी बोलने में दिक्कत हो रही है। देखो एक जो है कि सहेली है इसकी तारा, ये तारा जो है कि मिजोरम की रहने वाली है और इसे हिंदी बोलने में दिक्कत हो रही है। तो ये क्यों दिक्कत हो रही है, क्यों? क्योंकि उसके यहाँ जो भाषा बोली जाती है मिजो भाषा, लुसेई भाषा और कुकी भाषा बोली जाती है, इसलिए कि उसको हिंदी बोलने में क्या हो रही है, दिक्कत हो रही है। ठीक है, तो ये आंसर सही हो जाएगा। पेट्रोलियम तथा कोयले को अनवीनीकरण ईंधन कहा जाता है, क्यों? तो देखिए दोस्तों, ईंधन जो होते हैं, चाहे ऊर्जा का साधन जो होता है, दो होता है, एक नवीनीकरण और एक जो होता है अनवीनीकरण। ठीक है, नवीनीकरण ऊर्जा के स्रोत वे होते हैं जो कम समय में प्राप्त हो जाते हैं। जैसे सूर्य का प्रकाश हमको डेली मिलता है, हवा हमें डेली मिलती है और भूतापीय ऊर्जा हमको डेली मिलती है, यानी इनको बनाने में कुछ ज्यादा समय नहीं लगता है, वे कहलाते हैं नवीनीकरण ऊर्जा के स्रोत। अनवीनीकरण ऊर्जा के स्रोत जिन्हें बनाने में कई साल करोड़ों वर्ष लग जाते हैं, तो वे कहलाते हैं अनवीनीकरण। तो कोयला और पेट्रोलियम को बनने में दोस्तों करोड़ों वर्ष लग जाते हैं, इसलिए बनने में कई साल लगते हैं। तो ये वाला आंसर इसमें सही होगा। अब देखो, पर्वतारोही अपने साथ ऑक्सीजन की सिलेंडर लेके जाते हैं, क्यों? तो देखिए, ऑक्सीजन का सिलेंडर इसलिए लेके जाते हैं दोस्तों कि ज्यादा ऊंचाई तक ऑक्सीजन की मात्रा घट जाती है वायुमंडल में और हमको सांस फूलने लगती है हमारी, इसीलिए ऑक्सीजन के सिलेंडर ले जाए जाते हैं। और कभी कभी इंडस्ट्री में जब आप जाते हैं तो पूछा जाता है कि ऑक्सीजन के सिलेंडर का कलर कोड कैसा होता है, तो काला होता है। तो ये वाला भी ध्यान आप लोग रखेंगे। ठीक है, अब आगे चलते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर जो हो जाएगा सी वाला ऑप्शन हो जाएगा सही। अब देखो, ये जो कि अरब सागर से 3 भारतीय तटीय प्रदेश पूछ रहा है कि अरब सागर से लगने वाले कौन कौन से हैं। तो कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, पुदुचेरी, गोवा, महाराष्ट्र, केरल, तेलंगाना, केरल और कर्नाटक। तो दोस्तों ये जो है कि सबसे पहले आपको मैप में सबसे पहले समझना पड़ेगा अरब सागर किधर होता है। तो इसमें 2 प्रश्न पूछते हैं, एक पूछता है बंगाल की खाड़ी से लगे राज्य, बंगाल की खाड़ी से लगे राज्य, और एक पूछता है अरब सागर से लगे राज्य। तो इधर जो है दोस्तों बंगाल की खाड़ी और इधर अरब सागर। तो इधर अरब सागर से रिलेटेड जितने प्रदेश हैं उसको देखेंगे तो ये वाला जो प्रदेश है इसको केरल के नाम से जाना जाता है, और ये है दोस्तों कर्नाटक, और ये है दोस्तों आपका गोवा, और ये है दोस्तों महाराष्ट्र, और ये आपका गुजरात। तो ये गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरल यही जो है कि अरब सागर से लगते हैं। और इधर देखेंगे तो ये तमिलनाडु, शॉर्ट में लिख दे रहे हैं, ये यहाँ दोस्तों पुदुचेरी है, पुदुचेरी, और ये जो है दोस्तों आपका आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश, और ये है दोस्तों आपका उड़ीसा, और ये है दोस्तों आपका पश्चिम बंगाल। तो अगर पूछे कि अरब सागर से लगे वाले और बंगाल खाड़ी से लगे वाले, तो दोनों इसमें आप लोग देख लीजिएगा। तो इसमें जो ऑप्शन आपको मिलेगा गोवा, महाराष्ट्र और केरल, ये है कि दोस्तों इसमें आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इधर देखेंगे तो केरल, कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र और गुजरात सभी जो है कि अरब सागर से लगने वाले भारतीय राज्य हैं, और इधर जो है गोवा, महाराष्ट्र और केरल। ठीक है, याद रहेगा। अब आगे चलते हैं। 14 नंबर देखेंगे, राजस्थान का एक नृत्य होता है दोस्तों, और नृत्य में महिलाएं क्या करती हैं, 7 से 9 पीतल का घड़ा लेकर सर पे नृत्य करती हैं। उस नृत्य को कहा जाता है दोस्तों 13 थाली। क्या कहा जाता है? 13 ताली। क्या कहा जाता है? 13 ताली। और ये कालबेलिया नाच की अगर बात करें तो ये सपेरों द्वारा किया जाने वाला एक नृत्य है, सपेरा द्वारा। और कथक जो है ये यूपी का लोक नृत्य है। ठीक है, तो ये इसका आंसर जो है क्या 13 ताली हो जाएगा आंसर।
अब देखिए मधुबनी के बारे में पूछा गया दोस्तों, तो मधुबनी एक प्रसिद्ध कला है, ठीक है। मधुबनी एक प्रसिद्ध कला है और एक बिहार की प्रसिद्ध कला है, और बिहार का एक जिला है जिसका नाम है मधुबनी, और मधुबनी जिला में ये आर्ट जो है कि बनाई जाती है, ये दीवारों पर घरों में बनाए जाते हैं, और इसमें जो रंग प्रयोग किए जाते हैं प्राकृतिक रंग प्रयोग किए जाते हैं, जैसे नील, फिर फूलों के कलर, इस तरह के जो कलर या चावल मिला करके पीस करके बनाया जाता है, ठीक है। तो झील है तो गलत है, बिहार के साल है गलत है, आंध्र प्रदेश की साल है गलत है, बिहार की एक लोक कला है और बिहार का एक स्थान है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी और ई। तो डी और ई जो है कि लास्ट ऑप्शन में मिल रहा है, यही सही हो जाएगा। तो आशा करते हैं कि दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों में शेयर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।